वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज आज हम जेंगो में जेंगो प्रोजेक्ट सेटअप करने के बारे में सीखेंगे। कैसे इजीली हम किसी भी जेंगो प्रोजेक्ट का इजीली सेटअप कर सकते हैं। स्टेप वाइज हम इसमें इसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है। मैंने उसे एक्टिवेट भी कर दिया और इसमें स्टैटिक टेम्पलेट्स हैं जिनका भी यूज़ नहीं है। अगर यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे करते हैं। चलते हैं अपने रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बना हुआ है, पर फिर भी मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। डीएक्टिवेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिलीट कर देता हूँ। अरे माइन, मैंने इसे डिलीट कर दिया। उसके बाद हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे और अपने डिपेंडेंसीज को पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और वो स्टेप वाइज आप देखेंगे कैसे हम इसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिलीट हो गया। आप देख सकते हैं अब इसमें एक रीडमी फाइल है स्टैटिक टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने जेंगो प्रोजेक्ट के लिए अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो लिखेंगे वर्चुअल इन -p पाइथन 3 के लिए बनाएंगे और इन्वायरमेंट का नाम होगा माई इन्वायरमेंट। आप देख सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका बन चुका है। अब इसे एक्टिवेट कर लें। माइन बिन एक्टिवेट, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जेंगो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जेंगो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारे पास जेंगो इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जेंगो इंस्टॉल है या नहीं। पिप तो जेंगो नॉट फाउंड, जेंगो इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने जेंगो के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं जेंगो। पिप इंस्टॉल जेंगो। जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आपको समझ में आए वैसे आप काम करें, वो ज़्यादा इजी होता है। आप सबसे पहला टास्क था हमारा कि हमें एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, हमने उसकी एक डायरेक्टरी बना दी, वर्चुअल इन्वायरमेंट अपना बना लिया। उसके बाद जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेंगो इंस्टॉल कर लिया हमने। अब हमारे पास आप देख सकते हैं पिप्सो जेंगो। आप देख सकते हैं हमारे पास जेंगो है 3.2.9 वर्जन इंस्टॉल है। आप जो वर्जन आपको अच्छा लगे वो आप इंस्टॉल कर लें। अब आपका जेंगो इंस्टॉल हो गया। जेंगो इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, जेंगो के प्रोजेक्ट बनाने हैं। जेंगो में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। जेंगो आपने इंस्टॉल कर लिया तो सबसे पहला है कि आप जेंगो के प्रोजेक्ट बनाएं। तो हम जेंगो एडमिन कॉल करेंगे। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम। आप अगर आप इस फाइल को आप देखेंगे तो वो सारे स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं। जेंगो ट्यूटोरियल इन्वॉल्व स्टेप्स। पिप इंस्टॉल जेंगो मैंने कर रखा है। क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम मैं कुछ भी रख लेता हूँ। मैं इस जेंगो सीरीज़ में मैं एक ई कॉमर्स के साइट को बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रूट का ये ऑनलाइन एक साइट होगा जो आप जहाँ से, जैसे FTH है, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी है, आप ग्रोफर्स हैं, इस तरीके का है। तो इस साइट को बनाऊंगा जहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स को आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। इस तरह के एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर हम कोई एक बड़ा टास्क लेकर चलते हैं तो इसमें बहुत सारे जेंगो के स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे टास्क होंगे, वो सारे यहाँ पे करना होगा। जैसे नोटिफिकेशंस आ जाएगा, कार्ट आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा, न्यूज़ है, पेजेस हैं, पोस्ट है। आपके डेली डेली बेसिस पे आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, उनकी प्राइसिंग होगी। बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो धीरे धीरे आप इस सीरीज़ में आप देखेंगे कैसे हम उसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्रेश होम।
फ्रेश टू होम, मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्रेश टू होम। अब इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट फ्रेश टू होम क्रिएट हो गया। जैसा मैंने इसमें लिखा है वैसा ही मैंने किया। उसके बाद हम cd फ्रेश टू होम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसमें जाएंगे, आप देख सकते हैं manage.py एक फाइल है। ठीक है, यानी कि आपके जेंगो का प्रोजेक्ट आपका तैयार है, बन चुका है। आप इसे चाहें तो यहाँ पे आप इसे रन करके देख सकते हैं। python manage.py रन सर्वर, इसका यूज़ करेंगे आप। सॉरी, मैंने कमांड गलत डाल दिया। python manage.py रन सर्वर। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे जेंगो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। और जब आप जेंगो सर्वर स्टार्ट करेंगे आपको ये दिखेगा यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। ठीक है, इसका क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम साइट को ओपन करते हैं, देखते हैं। लोकल होस्ट हमने ओपन किया, देखिए हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी कोई भी टेम्पलेट नहीं है, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। अभी कोई भी टेम्पलेट वहाँ पर नहीं था, इसलिए इस तरह से वहाँ पे आपको शो हो रहा था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें माइग्रेशन अप्लाई करने हैं। इनिशियल माइग्रेशन, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो जेंगो कुछ टेबल्स आपको ऑलरेडी पहले से बना कर देता है, तो उनकी माइग्रेशन को माइग्रेट करना होता है। तो सबसे पहले हम python manage.py जेंगो के माइग्रेशन को माइग्रेट करने के लिए हम माइग्रेट करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप देख लो सही से, आप ऐसे करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जो आप मॉडल्स बनाओगे उनके आप खुद से माइग्रेशन करोगे और उसे माइग्रेट करोगे। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला स्टेप। ये हमारा जो था क्रिएट हो चुका है। अब क्या है, आप एक सुपर यूजर बना लो। python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, ये सारे स्टेप्स आपको readme फाइल में मिल जाएंगे। क्रिएट सुपर यूज़र बनाने के लिए सबसे पहला यूज़र नेम मैं विजय रख देता हूँ। ईमेल आईडी मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, vijay@gmail.com। इसके बाद मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं अपना पासवर्ड में अपना नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप यस कर दें। ये वार्निंग दे रहा है, ये सिमिलर है ऐसा करके ईमेल आईडी से। आप इसे रन करें, पाइथन रन सर्वर। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, एक जेंगो इंस्टॉल किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, माइग्रेट किया। माइग्रेट करने के बाद सुपर यूज़र किया ताकि हम एडमिन सेक्शन को एक्सेस कर सके। अब देखिए मैंने एडमिन सेक्शन में रिक्वेस्ट किया vijay@gmail.com। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम मेरा क्या था, विजय, और पासवर्ड हमारा था विजय सेम। अब हम इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये सारे पहले से टेबल्स बने हुए होते हैं। पहले से आपके टेबल्स ग्रुप्स और यूजर्स से बने हुए हैं। इन्हीं का अनअप्लाइड माइग्रेशन आ रहा था, जिन्हें हमें माइग्रेट करना पड़ा था। अगर आप कोई मॉडल्स बनाते हैं, कोई टेबल्स बनाते हैं, वो यहाँ पर लिस्ट होगा, उनका माइग्रेशन और माइग्रेट आपको खुद से करना होगा। वो जैसे हम करेंगे जब हम मॉडल्स पे आएंगे तो वो आपको माइग्रेशन और माइग्रेट का मतलब उस समय समझ में आ जाएगा। इनिशियल जैसे ही आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही आपको पहले से किए हुए माइग्रेशन को माइग्रेट करने के लिए बोलता है। तो आप सिंपली python manage.py माइग्रेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर स्टार्ट किया, ओपन फेवरेट ब्राउज़र, लोकल होस्ट को आपने रन किया। ठीक है, एक माइग्रेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है क्रिएट सुपर यूज़र करें। सुपर यूज़र करने के बाद क्या क्या आपको देना है वो सारी चीज़ें। क्रिएट योर फर्स्ट ऐप, अगर आप अपना एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। हाँ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो स्टार्टिंग में लगता है, किसी भी जेंगो जो भी जेंगो को सीखना चाहता है, सबसे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग उसे लगता है कि कोई भी ऐप और प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। मतलब यूआरएल है, व्यूज़ है, मल्टीपल यूआरएल, मल्टीपल व्यूज़। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा, जो बिगनर्स होंगे उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ सच में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बना लेते हैं जेंगो का।
तो Django के एप्लीकेशन बनाने के लिए हम टाइप करेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट प्रोजेक्ट, ऐप के लिए स्टार्ट ऐप एंड ऐप नाम ऐप के लिए क्या नाम रख दे, फ्रेश टू होम था, दूसरा नाम रख देते हैं हम इसका एक डेमो ऐप रख लेते हैं। बाकी जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट में रिलेवेंट नेम होंगे ऐप का वैसे रखेंगे, एक डेमो ऐप बना देते हैं। तो देखिए आपका एक ऐप क्रिएट हो चुका है ऐप। अब यहाँ पर आप आते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था फ्रेश टू होम। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, सेटिंग्स, यूआरएल्स, WSGI, ASGI, और ये आपके हैं डेमो जो आपने ऐप बनाया, यानी कि ये ऐप हो गया, ये आपके प्रोजेक्ट हो गए। सबसे मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि सबसे जो कंफ्यूजिंग होता है कि ये भी इसमें इसमें आपको यूआरएल्स देने होते हैं। ये सारे यूआरएल्स जो व्यूज़ को टारगेट करता है, इसमें कोई भी यूआरएल नहीं है। यानी कि जब आप डेमो डेमो में कोई भी सॉरी जब आपने एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ आप बनाओगे, कोई भी आप व्यूज़ लिखोगे, इसमें व्यूज़ में कोई भी लिखोगे तो इसके जो टारगेट्स हैं, वो टारगेट यूआरएल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एक जगह। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप क्या करें, आप अपने प्रोजेक्ट की यूआरएल्स को बता दें कि आप अपने एप्लीकेशन की यूआरएल को इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे सिंपल चीज़, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। सबसे पहला चीज़, हम प्रोजेक्ट के यूआरएल्स को ओपन करेंगे। यूआरएल्स को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इससे सिंपली बोलेंगे कि आप क्या करो, इंक्लूड इंक्लूड यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप क्या करो, आप मेरे एप्लीकेशंस मेरे जो एप्लीकेशन है इंक्लूड कर लो किसे, व्यूज़ डॉट यू आर एल्स, सॉरी व्यूज़ डेमो डॉट यू आर एल्स, एप्लीकेशन का नाम डेमो डॉट यू आर एल्स। आप क्या करें, प्रोजेक्ट के यू आर एल्स को ओपन करें। यहाँ पे आप क्या करें, इसे यहाँ पे अपना पाथ दे दें कि डेमो डॉट यू आर एल्स को ये यहाँ पे इंक्लूड कर ले। तो प्रोजेक्ट को आप जो भी एप्लीकेशंस में जितनी भी पाथ आप बनाओगे, वो सब यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहाँ पे वो एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले क्या करते हैं हम, अ, अपने एप्लीकेशन में जाके एक urls डॉट पाई एक फाइल बनाते हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में होता है वैसे ही हम क्लोन करेंगे और यहाँ पे हम एक फाइल बना देंगे। देख सकते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे एडमिन नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पाथ नहीं बनाया, तो एक एम्प्टी हम ऐसे बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं फिर से रिवाइज करता हूँ मैंने क्या किया, क्या क्यों मैंने ऐसा किया, मैं ये बताता हूँ। क्या होता है कि आप जितने भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनमें जो भी आप यहाँ पे वर्किंग लिखोगे व्यूज डॉट पाई में, एप्लीकेशंस की वर्किंग लिखोगे, उनके सारे यूआरएल्स के टारगेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी कि आप इस ऐप में काम कर रहे हो, पर आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा किसी, अब एक नया ऐप बनाओगे अकाउंट का, आपको फिर से एक ही जगह सारे यूआरएल्स आपके एक ही जगह आपको लिखने पड़ जाएंगे। आप प्रोजेक्ट के यूआरएल्स डॉट पाई में आपको लिखने पड़ जाएंगे, सारे यूआरएल्स एक जगह हो जाएंगे। जिस तो बड़े प्रोजेक्ट में डिबगिंग करने में, या छोटा प्रोजेक्ट हो कैसा भी प्रोजेक्ट हो, डिबगिंग करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप क्या करें, एक urls डॉट पाई जैसे प्रोजेक्ट में है वैसे यहाँ पे भी बनाएं। उसके बाद बना लिया, उसके बाद प्रोजेक्ट को जाकर बोले कि आप मेरे डेमो के यूआरएल को आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को एक्सेस मिल गया। बस एक लाइन लिखने के बाद आप डेमो के अंदर अगर आप 100 यूआरएल भी बनाते हैं तो आपका डेमो का यूआरएल अलग है और प्रोजेक्ट को एक्सेस भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब हमारा पहला काम हो गया कि हमने अपने ऐप को प्रोजेक्ट से लिंक कर दिया। बस ये आप इस चीज़ को आप समझ लें कि सबसे पहले जो भी आप ऐप बनाएंगे, ठीक है, जो भी आप ऐप बनाएंगे आपको दो काम करने हैं स्टार्टिंग में। एक तो सेटिंग डॉट पाई जो जेंगो की सेटिंग है, वहाँ पे आप जाएं और जाने के बाद जो भी अपना ऐप बनाया है, अपने ऐप को वहाँ पे लिख दें कि आपने डेमो ऐप बनाया है। वो डेमो ऐप इंस्टॉल हो गया, ताकि जब भी
इसमें कोई भी मॉडल्स होंगे उसके माइग्रेशंस वगैरह अप्लाई हो सकेंगे। ठीक है, अब आपने इंस्टॉल ऐप में यहाँ पे जाके आपने लिख दिया कि मैंने डेमो ऐप बनाया है। ठीक है, अब डेमो ऐप बना लिया, तो डेमो ऐप जो बनाया, जो नया ऐप बनाया, उसको आप प्रोजेक्ट से लिंक करोगे। ठीक है, तो आप उसके अंदर urls.py का एक फाइल बनाओगे, तभी तो आप किसी प्रोजेक्ट में जाके उसे demo.urls का पाथ दोगे। अगर आप डेमो आपका ऐप है और उसके अंदर urls फाइल नहीं बनाया आपने, तो ये पाथ कैसे आप पास करोगे? इसलिए सबसे पहला आप urls, ये url का फाइल आप ये पाइथन फाइल यहाँ पर आप बनाएं, फिर उसके बाद उसे प्रोजेक्ट से लिंक करें, बस आपका काम हो गया। ठीक है, आपने जो आपको ये बस 2 स्टेप्स करने थे, आपने ये कर दिया। उसके बाद सिंपल, अब आप क्या करो, अब आप अपने ऐप में चले जाओ, क्योंकि अब आपको प्रोजेक्ट से कोई भी, अब प्रोजेक्ट में कुछ करना नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट के सेटिंग में आपने जाके अपने ऐप को लिस्ट कर लिया, यूआरएल को अपने एप्लीकेशन से कर लिया, अब जाके आप अपने एप्लीकेशंस पे काम करो। ठीक है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैंने ये एप्लीकेशंस बनाया था, ये यूआरएल है, ये व्यू है। ठीक है, अब क्या है, व्यू में आप वो सारी प्रोग्रामिंग्स करते हो जिनका, जो सपोज आपके पेज है, पेज में आप लॉगिन करना चाहते हो, तो यहाँ पे लॉगिन का आप यूआरएल दोगे, और इसमें उस लॉगिन में इन्वॉल्व होने वाले जो भी कोड्स होंगे, पाइथन कोड्स, लॉगिन लॉगिन में इन्वॉल्व होने कोड्स क्या हो सकते हैं? सपोज आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, तो यहाँ पे जो व्यू बनेगा, सपोज मैं यहाँ पर बनाता हूँ लॉगिन, लॉगिन में जो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आता है, जो फ्रंट एंड से आता है, वो रिक्वेस्ट हम यहाँ पास करेंगे, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर, और यहाँ पे आप सबसे पहला आर्गुमेंट रेंडर में रिक्वेस्ट जाता है, देखिए आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट, और दूसरा आपके टेम्पलेट, टेम्पलेट जो भी इसका टेम्पलेट होगा, तो सपोज आपका टेम्पलेट होगा login.html, तो आप login.html पास कर देंगे। ठीक है, तो जब भी इस यूआरएल को हिट करेगा, मैं ये बस एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम अपना एक पहला यूआरएल लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। यूआरएल का पाथ देना है, पाथ डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको पास करना होगा कि इसका स्टार्टिंग पाथ क्या होगा, जैसे कि लोकल होस्ट कॉलन 8000 है। उसके बाद आप किस पे दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं तो वो रूट यूआरएल आपका जो होगा वहाँ पे ये रेंडर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लॉगिन लिखते हैं तो इसका फुल पाथ होगा आपका रूट बेस यूआरएल और स्लैश लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉगिन पास करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लें, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज़, व्यूज़, अपने व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, व्यूज़ डॉट आपने कौन सा फंक्शन बनाया है उसे कॉल कर ले। यहाँ पर आपने व्यूज़ डॉट लॉगिन को कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेम में आप अपने जो व्यू का नाम है या कुछ भी आप नाम दे दें। इसका यूज़ कैसे होता है वो आगे जेंगो में जब हम टेम्पलेट पे काम करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे, इस नेम का यूज़ हम कैसे यूआरएल को कॉल करने के लिए टेम्पलेट से, जेंगो टेम्पलेट से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यूआरएल्स और व्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ कि यूआरएल्स और व्यू कैसे काम करता है। यूआरएल वो है जो आपका यूआरएल आप बनाओगे, सपोज आपने लॉगिन के लिए एक यूआरएल बनाया, आपने ये डाल दिया, यहाँ पर आपका बेस यूआरएल होगा ये। जब भी आप लॉगिन के यूआरएल को हिट करोगे तो आपका बेस यूआरएल होगा ये। जैसे आप देख सकते हो एडमिन में, ये एडमिन था तो हमने एक्सेस कर लिया, और उसके बेस यूआरएल क्या है आप देख सकते हैं। आप इसमें आए, इसमें आने के बाद आप देखें, जब जेंगो ने ऐसा यूआरएल बनाया था एडमिन, तो एडमिन ये जो आपका बेस यूआरएल है, उसके बाद जब मैंने एडमिन किया तो वो अपने यूआरएल पे गया, और उसके व्यूज़ इस तरीके से उसके व्यूज़ हैं, एडमिन साइट डॉट यूआरएल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना अ, अपना इस तरीके का अपना एक लॉगिन बना लिया। इसके व्यूज़ हैं, व्यूज़ के अंदर जाएंगे लॉगिन। तो हाँ, पर मैं क्या बता रहा था, आपके यूआरएल हो गए, आपने एक यूआरएल बनाया है कि मेरा यूआरएल लॉगिन होगा और इसका व्यू ये होगा। तो उसका व्यू की वर्किंग क्या होगी, अगर आप लॉगिन यूआरएल पे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप यूज़र नेम पासवर्ड दोनों गेट करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड दोनों गेट करेंगे रिक्वेस्ट से। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट
यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और इसी तरीके से आप पासवर्ड आप गेट करेंगे, ठीक है। और गेट करने के बाद इन दोनों को गेट करने के बाद आप यहाँ पे उनकी लॉगिन को करवाएंगे। अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट होगा तो आप लॉगिन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आप एक एरर मैसेज अपने पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे दैट योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के चीज़ होते हैं। हम यूआरएल बनाते हैं, जो हमें यूआरएल बनाना हो। सपोज़ हमें लॉगिन था तो हमने लॉगिन बनाया। सपोज़ हमें एक यूआरएल की ज़रूरत है जो सारे कस्टमर के लिस्ट को दिखाएगा, तो हम यहाँ पर लिखाएंगे, यहाँ पर एक यूआरएल बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ कस्टमर्स का एक यूआरएल बना लिया, सॉरी कस्टमर्स, हमने लिस्ट ऑफ यूआरएल्स एक कस्टमर बना लिया, इसका कोई नाम रख दिया, सपोज इसका नाम ऐसे रख देते हैं हम, और यहाँ पे एक व्यू बना लिया। यहाँ पे हमने एक व्यू बना लिया कस्टमर लिस्ट। ये व्यू वो है जो आप यहाँ पे बनाओगे और यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। तो सपोज आपने एक कस्टमर लिस्ट के एक व्यू बनाया। मैं ये एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि क्यों हम यूआरएल और व्यूज़ के बीच में क्यों इस तरह का पाथ देते हैं और इस तरह का कम्युनिकेशन क्यों करते हैं और हमें क्या फ़ायदा है। अब अगर कस्टमर लिस्ट है तो आप कोई ऐसा टेबल होगा जो कस्टमर के लिस्ट को शो करेगा, तो उस टेबल उस HTML टेम्पलेट का आप यहाँ पर नाम देंगे। तो मे बी इसका हो सकता है कस्टमर लिस्ट डॉट HTML, ये है। और अगर कोई यूज़र इस यूआरएल को हीट करता है, ठीक है, इस यूआरएल को हीट करता है, तो वो इस व्यू में जाएगा। व्यू में जाने के बाद डेटाबेस से सारे कस्टमर लिस्ट को फैच करेगा, फैच ऑल कस्टमर लिस्ट, फैच ऑल कस्टमर्स, और इससे एक लिस्ट में असाइन करेगा और इस लिस्ट को यहाँ पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम एक लिस्ट में, आप इसको बोल सकते हैं कस्टमर लिस्ट, और यहाँ पे हम इसे भेज देंगे कि ये हमारा कस्टमर का लिस्ट था। ये मैं एक ऐसे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम व्यूज़ और ये करते हैं। ये आगे आगे चल के आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये सारे मैंने बस इसके लिए बनाया था। अब मैं आपको एक यूआरएल बना रहा हूँ जो मुझे आपको दिखाना है कि कैसे, मतलब टेम्पलेट वगैरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक यूआरएल बनाना चाहता हूँ जो डैशबोर्ड के जो सबसे बेस डॉट HTML होगा, डैशबोर्ड होगा हमारा, वो वहाँ पे क्या शो होगा, ठीक है, और कैसे उसको हम अचीव करेंगे। तो डैशबोर्ड हमेशा रूट पे होगा, इसका कोई भी हम इससे अपेंड नहीं करेंगे किसी भी पाथ से, ठीक है। और व्यूज़ में हम एक फंक्शन बनाएंगे डैशबोर्ड, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं अभी बनाऊंगा। मैं अभी यहाँ पे पाथ उसका दे दे रहा हूँ। उसके बाद इसके नाम को हम रख देंगे सिंपल डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड, मैंने इसे नाम दे दिया। अब अब मैंने ये फंक्शन का नाम रखा है। व्यूज़ में जाऊंगा, डेफ डैशबोर्ड का फंक्शन बनाऊंगा, रिक्वेस्ट मिलेगा हमें। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने रिटर्न करेंगे रेंडर का हम यूज़ जब करते हैं जब हमें कोई टेम्पलेट रिटर्न करना हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आर्गुमेंट आप रिक्वेस्ट पास करेंगे, सेकेंड आर्गुमेंट अपने टेम्पलेट पास करेंगे। तो सपोज मेरा टेम्पलेट होगा base.html, ठीक है। ये base.html हमें एक बनाना होगा, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। और कोई डेटा अगर इसमें पास करना है तो आप कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कोई भी डेटा आप इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक व्यू बनाया, इस व्यू को इस यूआरएल से ऐड कर दिया। अब अपने सर्वर को रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमें वो कैसे मिलेगा या मिल रहा है या नहीं, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि मैंने base.html अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। हमारा सर्वर रन हो गया। अब
हमने क्या किया, हमने बेस्ड डैशबोर्ड का पाथ रूट पे दिया है। इसमें कोई भी, इससे कोई भी अपेंडिंग कुछ भी नहीं है, लॉगिन नहीं है। लॉगिन का पाथ जैसे होता है ऐसे मैंने डैशबोर्ड नहीं दिया है। मैंने क्या रखा है, उसे इम्प्टी रखा है रूट में। तो जब हम रूट में जाएंगे तो क्या आ गया, बेस डॉट एच टी एम एल डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसे हम, अब हम क्या करेंगे, सब हमारा प्रोजेक्ट ऐप और इसके बाद ये सब सेटअप करने के बाद अगर आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं जेंगो में, तो आपको जेंगो टेम्पलेट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जेंगो टेम्पलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी से। यहाँ पे इसे लिखेंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी यहाँ पर बन गई। इस टेम्पलेट की डायरेक्टरी में हम एक HTML फाइल बनाएंगे, जिस HTML फाइल का नाम हम रखेंगे बेस डॉट HTML। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया बेस डॉट HTML। यहाँ पर हम इसे रख देते हैं, इसका नाम Django Django ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज, कोई भी मैसेज ऐसे ही प्रिंट करवा देते हैं, वेलकम वेलकम। उसके बाद अब क्या है, अब आपने टेम्पलेट बना लिया। हाँ, टेम्पलेट आपने बेस डॉट एचटीएमएल बना लिया, टेम्पलेट्स का डायरेक्टरी भी बना लिया आपने, उसे रख भी लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो चलते हैं, अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं। ठीक है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट बेस डॉट एचटीएमएल। अभी तक जेंगो को नहीं पता है कि आपका टेम्पलेट कहाँ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ऐप बनाते हैं तो सेटिंग को बताते हैं, जब कोई डेटाबेस बनाते हैं तो सेटिंग को बताते हैं सॉरी। इसलिए जब हम कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम जाकर अपने सेटिंग्स को, जेंगो सेटिंग्स को ये बताएंगे कि मुझे ये टेम्पलेट यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, टेम्पलेट की एक सेटिंग है, यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर पाथ पास करेंगे, जहाँ से जेंगो आपकी आपके टेम्पलेट्स को रीड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप यहाँ पर पास करेंगे बेस डायरेक्टरी। बेस डायरेक्टरी ऊपर डिफाइंड है, मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा बेस डायरेक्टरी क्या है। उसके बाद आपका, आप या सिंपल तरीके से आप देखें सबसे पहले, वरना मैं लिख दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपका टेम्पलेट कहाँ पे है, फ्रेश टू होम, उसके बाद टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आप अपने बेस डायरेक्टरी को प्रिंट करें यहाँ पर सबसे पहले। प्रिंट आपकी बेस डायरेक्टरी क्या है, क्योंकि आपको वही पाथ देना है जिससे आपके टेम्पलेट एक्सेस हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लिया बेस डायरेक्टरी। सॉरी, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ बेस डायरेक्टरी, ताकि आपको पता चले इस तरीके का। उसके बाद मैं ये रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो इसको प्रिंट करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, मैं फिर से करता हूँ। देखिए, बेस डायरेक्टरी आपका प्रिंट होके आ रहा है। अब हम इसे देखेंगे कि ये बेस डायरेक्टरी क्या था, होम वर्चुअल वर्ल्ड थिंक एंड कोड जेंगो ट्यूटोरियल फ्रेश टू होम। तो ये आपका बेस डायरेक्टरी आपको कहाँ तक का पाथ दे रहा है, फ्रेश टू होम। ठीक है, तो फ्रेश टू होम का पाथ दे रहा है, पर आपको इसके एक आगे का पाथ देना है, आप अपने टेम्पलेट का पाथ दे देंगे, क्योंकि फ्रेश टू होम के बाद आपका टेम्पलेट है, टेम्पलेट की डायरेक्टरी है, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी का पाथ दे देंगे, बस सिंपल। अब क्या हुआ, जेंगो को पता चल गया कि आपके टेम्पलेट्स कहाँ पर है। आपके टेम्पलेट फ्रेश टू होम के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर आपके बेस डॉट एच टी एम एल है, और आपने अपने व्यूज़ में बेस डॉट एच टी एम एल सिर्फ डाल रखा है। तो वो बेस डॉट एच टी एम एल को जाके सीधे आपके टेम्पलेट की डायरेक्टरी में जाके चेक करेगा। ठीक है, पर ये आप देख सकते हैं, आप आपके टेम्पलेट वेलकम आपका शो हो गया। ठीक है,
तो आपको ये टेम्पलेट कैसे सेट करना आपको पता चल गया। आप अपने बेस डायरेक्टरी को चेक करेंगे कि वो आपको कहाँ तक का पाथ दे रहा है। उसके बाद अगर आपका टेम्पलेट इसके बाद है और यहाँ तक का आपको पाथ मिल रहा है तो आप अपने टेम्पलेट के डायरेक्टरी को अपेंड कर दें। सपोज़ आपका टेम्पलेट आपने टेम्पलेट प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, सपोज़ फ्रेश टू होम के अंदर आपने टेम्पलेट बनाया था, तो आपको एक बार यहाँ पे फ्रेश टू होम के बाद आपको इस तरीके से फ्रेश टू फ्रेश टू होम और ये ऐसे पास करना होगा। अगर आपका ये टेम्पलेट रूट में ना होके प्रोजेक्ट के अंदर होता, इस डायरेक्टरी के अंदर होता, तो मेनली ये है कि आप अपने टेम्पलेट फोल्डर का एब्सोल्यूट पाथ देंगे जिससे जेंगो वहाँ से आपके टेम्पलेट्स को रीड कर सके। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि कैसे हम टेम्पलेट को रीड करेंगे और ये देखिए आपका तैयार है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने जो टेम्पलेट बनाया था मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और फिर हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट का जो डायरेक्टरी था जो मैंने पहले बना के रखा था base.html मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम जाएंगे और यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे हम। देखिए जैसे ही मैं अपने पेज पे जाऊँगा आप देख सकते हैं कि हमारा पेज, ये देखिए ये हमारा पेज आपका यहाँ पे शो हो गया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा तो ये पेज का कोई भी CSS और स्टैटिक फाइल्स जो हैं JS स्टैटिक फाइल्स कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा। ये सब कैशिंग के वजह से फर्स्ट टाइम में ये शो हो रहा था, पर मैंने जैसे पेज को हार्ड रिप्रेस किया ये सब हट गया। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल यू जब आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी CSS यूज़ हुआ है उसके पाथ को जब आप करोगे तो पेज नोट फाउंड आएगा। ठीक है, सेम चीज़। अब क्या करना है हमें, जो भी CSS हैं JS हैं इस पेज पे लगे हुए वो सारे जेंगो को मिल नहीं रहे। जिस तरीके से टेम्पलेट नहीं मिल रहा था उसी तरीके से जेंगो को CSS JS फाइल्स नहीं मिल रहे हैं जो यहाँ पे हैं एसेट्स में। एसेट्स के अंदर CSS इमेज JS ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैटिक फाइल्स का डायरेक्टरी बनाएंगे। उसके अंदर जितनी भी हमारे CSS हैं JS हैं इमेजेस हैं जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो सारे हम स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाल देंगे। अब ये स्टैटिक फाइल्स हम क्यों बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उनका इंफॉर्मेशन जेंगो सेटिंग्स में होने चाहिए। जैसे कि आपने एक टेम्पलेट बनाया और उसका इंफॉर्मेशन जेंगो सेटिंग में आपने डाला नहीं कि टेम्पलेट कहाँ पर है और वो HTML फाइल कहाँ पर है, तो जेंगो उसे कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाएं तो उसका पाथ दें। सेम जब भी आप कोई CSS फाइल्स लिखें, जब भी कोई आप इमेज ऐड करें, जब भी किसी तरीके का आप JS लिखें, उनका पाथ आपको सेटिंग्स में आपको डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो हम जेंगो सेटिंग में देखते हैं कि सेटिंग ये स्टैटिक फाइल्स के लिए और CSS वगैरह के लिए क्या क्या कुछ है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास स्टैटिक URL है। स्टैटिक URL का मतलब होता है कि कोई जो भी स्टैटिक आपका जो फाइल है स्टैटिक फोल्डर के अंदर उसको जब एक्सेस करे जेंगो तो अपने रूट URL के बाद स्टैटिक से अपेंड कर दे। जैसे आप URL में कोई भी लॉगिन या फिर ऐसे लॉगिन या एडमिन सेक्शन आप देख रहे थे अपेंड करते हैं उस तरीके से ये स्टैटिक से अपेंड कर देगा। पर सबसे मेन पॉइंट है कि हम इस स्टैटिक फोल्डर है जो हमारा, इसे हम एक्सेस कैसे करें। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डायरेक्टरीज। हम लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ स्टैटिक फाइल्स की पॉसिबल डायरेक्टरीज यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेम टेम्पलेट की तरह पाथ देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस पाथ पे आपका टेम्पलेट्स था उसी पाथ पे ये स्टैटिक भी है। ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, os path डॉट ज्वाइन लगाएंगे। हमें बेस डायरेक्टरी यहाँ तक का पाथ दे रहा है
हम इसमें स्टैटिक ऐड कर देंगे तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो जेंगो को मैं बताऊंगा कि बेस डायरेक्टरी के बाद आप स्टैटिक स्टैटिक को ऐड करके आप मेरे स्टैटिक फोल्डर के अंदर चले जाओ। अब बाकी के पाथ को टेम्पलेट, जब आप जिस टेम्पलेट का आप यूज़ करेंगे, जैसे अब मैं बताता हूँ सेकेंड पार्ट। सबसे पहला पाथ ये था कि हम अपने स्टैटिक पाथ पाथ का बता देंगे जेंगो को कि जेंगो मेरा स्टैटिक फाइल्स इस जगह पे है। ठीक है, और जब भी आप इस जगह पे स्टैटिक फाइल्स है हमारा, और स्टैटिक यूआरएल में आप स्टैटिक को अपेंड करोगे। ठीक है, तो ये दोनों काम जेंगो करेगा किस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि base.html में मैंने एक टैग लिखा है लोड स्टैटिक। ये जेंगो टेम्पलेट टैग है, प्रीडिफाइंड टेम्पलेट टैग है। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आप ये बता रहे हैं जेंगो को कि क्या करो, मेरे जो स्टैटिक फाइल्स हैं उसे लोड करो जहाँ जहाँ पर हम स्टैटिक यूज़ किए हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ पर मुझे CSS चाहिए था, एसेट्स CSS ऑल min डॉट CSS, ये फाइल यहाँ पे है एसेट CSS। तो स्टैटिक तक का पाथ तो मैंने जेंगो को बता रखा था, पर आगे का जो पाथ है वो मैंने जेंगो को नहीं बताया। तो वो हम बाकी के पाथ को हम अपने टेम्पलेट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हजारों पाथ बन सकते हैं, तो वो सारे पाथ आप सेटिंग में नहीं बता सकते। एक कॉमन पाथ था एसेट्स, उसके अंदर बहुत सारे पाथ्स हैं, वो सारे हम टेम्पलेट में जैसे जैसे यूज़ होगा उससे उससे दिखा देंगे। ठीक है, तो लोड स्टैटिक हमने इसलिए लगाया क्योंकि जहाँ पर भी स्टैटिक टैग का हम यूज़ करेंगे वो स्टैटिक फाइल्स को जाके चेक करेगा। यहाँ पर स्टैटिक लिखने का मतलब था कि जेंगो इस पाथ को स्टैटिक में जाके स्टैटिक डायरेक्टरी में जाके चेक करेगा कि एसेट्स के अंदर CSS के अंदर ऑल डॉट min डॉट CSS फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर करती हैं तो हम उसका यूज़ कर लेंगे, जेंगो उस फाइल का यूज़ कर लेगा। ठीक है, और जब स्टैटिक टैग यहाँ पर हम लगाते हैं तभी उसे पता चलता है कि हमें स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करना, और वो सेटिंग में जाता है, और सेटिंग में जाने के बाद उसकी डायरेक्टरी निकालता है, उसकी रूट डायरेक्टरी का पता करके, और उसके बाद इस अ, इस पाथ का ऐड करके वो अपने फाइल्स तक चला जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पहले जब मैंने हिट किया था सारे नोट फाउंड आ रहे थे, सारे 404 था। अब हम उसी पाथ पे चलते हैं क्योंकि हमने स्टैटिक का पाथ दे रखा है, टेम्पलेट में हमने स्टैटिक का पाथ दे रखा है, और टैग को भी लोड किया है। अब आप देखें कि ये साइट किस तरीके का हो रहा है। देखिए सारे CSS, सारे JS फाइल, सारे इमेजेस वगैरह सही से काम कर रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए फिर से Ctrl U पास करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए स्टैटिक यूज़ किया था, उसने क्या किया, जो स्टैटिक टैग हमने लगाया था URL में, इस तरीके से देखिए मैंने स्टैटिक लगाया अलग से, ये स्टैटिक टैग मैंने अलग से लगाया, और ये पाथ मैंने अलग से लिखा। पर जेंगो ने इसे क्या किया, जेंगो ने इसे स्टैटिक और आप आगे के पाथ को ऐड कर दिया। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ होवर पे आप नीचे देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करें, आप इसके फुल पाथ को देख सकते हैं। मैं यही बता रहा था, जो स्टैटिक URL हमने दिया था उसका यही मतलब है कि रूट जो भी बेस URL है जेंगो को, उसमें स्टैटिक को अपेंड करो, और उसके बाद यहाँ पे ये फाइल का पाथ दे दो। ठीक है, तो आपके स्टैटिक फाइल्स के पाथ अगर मिलेंगे तो आप जिस जिस भी फाइल, कभी आप ऐसा होगा कि आप जेंगो के पेज वगैरह डिज़ाइन करते रहेंगे, आपका कोई भी फाइल अगर पेज को नहीं एक्सेस कर पाएगा तो नोट फाउंड आएगा, और अगर नोट फाउंड आएगा तो वो सारे इफ़ेक्ट्स जो आप स्टैटिक फाइल्स के यूज़ से, या फिर कोई भी इमेज आप दिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं शो होगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ये पेज कैसा दिख रहा था, पर जैसे ही स्टैटिक फाइल्स जेंगो एक्सेस कर पाया, वो पेज फिर से इस तरह का कलरफुल हो गया, और जितने भी इफेक्ट्स थे सारे के सारे शो हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया फ्रेश टू होम को प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको पहले से माइग्रेशंस मिलते हैं, उनको माइग्रेट आप करते हैं। ठीक है, दूसरा आप अपना एक सुपर यूज़र बनाते हैं ताकि आप एडमिन एक्सेस आपको मिल सके। तीसरा आप क्या करते हैं, आप एक ऐप बनाते हैं। ऐप बनाने के बाद उस ऐप को अपने प्रोजेक्ट से लिंक करते हैं। ठीक है,
आपका ऐप प्रोजेक्ट से लिंक हो गया, इट मीन्स प्रोजेक्ट के जितने भी यूआरएल्स हैं वो सारे आपके ऐप की यूआरएल्स को एक्सेस कर पाएगा। मतलब प्रोजेक्ट आपके ऐप की यूआरएल के अंदर जाकर उसे एक्सेस कर लेगा। जैसे आपने इसके अंदर इसे बनाया था, इसमें कोई पाथ नहीं दिया, तो ये रूट पे एक्सेस कर लिया। पर अगर आप यहाँ पे कुछ दे देते हैं, सपोज मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, आप सपोज यहाँ पर दे देते हैं XYZ, ठीक है, और अब जाके आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस रूट डायरेक्टरी पे, तो ये आपको नहीं मिलेगा। देखिए पेज नोट फाउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस रूट डायरेक्टरी पे कोई भी पाथ नहीं है। एडमिन पे है, मिल जाएगा, क्योंकि एडमिन ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। पर यहाँ पे कुछ नहीं है डैशबोर्ड के लिए। पर XYZ आप लिखेंगे तो आपको आपका पेज मिल जाएगा। देखिए आपका पेज आपको मिल गया, ये देखिए आपको पेज आराम से आपको दिख सकता है। तो यही है, जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, डैशबोर्ड बनाने समय आप अगर उसका कोई भी पाथ नहीं देना चाहते तो आप सिंपल एम्प्टी रखें। तो जैसी रूट यूआरएल आपका कॉल होगा आपके वेबसाइट का, आपका डैशबोर्ड वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ये डेमो के अंदर मैंने यूआरएल बनाया, उसके अंदर मैंने उसके व्यूज़ बनाए, और उसके अंदर ये बेस डॉट एचटीएमएल को मैंने रेंडर किया है। ठीक है, यूआर ये प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया अगर आप दे देते। अगर यही यूआरएल्स आप यहाँ पर मेंशन नहीं करते तो आप जो भी व्यूज़ यहाँ पर बनाते सबका पाथ आपको यहाँ देना पड़ता और सारे व्यूज़ को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता। तो जब आपका प्रोजेक्ट लास्ट में आएगा तो आपको पता चलता कि ये पेज में इतने सारे यूआरएल्स हो गए हैं कि एक टाइम पे आपको इतनी मुश्किल हो जाती है इसे देखने में और इसे डिबग करने में कि आप परेशान हो जाते हैं। इससे अच्छा है फ्रेश, सारे ऐप्स के खुद के यूआरएल खुद के फोल्डर में होंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। बस एक पाथ आपको देना है अपने ऐप को ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पर आपने डेमो को ऐप किया, आपका एक दूसरा ऐप होगा, सपोज आपने एक ऐप बनाया अकाउंट, बस आपको ये लाइन लिखना था। फिर एक आपने एक ऐप और बना दिया चैटिंग या सोशल, आपने सोशल एक ऐप बनाया। अब आपको बस इतना करना है, यानी कि एक लाइन से आप सिर्फ प्रोजेक्ट से उसे लिंक कर सकते हैं और बाकी बाकी काम आप उस ऐप के अंदर कर सकते हैं। इससे क्या हो गया, आपके ऐप के बेस पे आपके यूआरएल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। और क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कहीं पे भी। आप एक ही बकेट में ऑरेंज, मैंगो, एप्पल सब कुछ रख के मैस नहीं कर सकते। आप अगर उसे अलग अलग रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। ये सब के अलग अलग तरीके हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जैंगो में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यही माना जाता है कि यार ये ऐप किसको टारगेट कर रहा है, ये यूआरएल किसको टारगेट कर रहा है। तो आप इसे सिंपल समझिए कि मैं एक ऐप बनाऊंगा, उसे प्रोजेक्ट से लिंक करूंगा, प्रोजेक्ट को भूल जाऊंगा, मुझे प्रोजेक्ट से अब कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, मैं ऐप के अंदर रहूंगा। ऐप जिस ऐप का सपोज नाम है ऑथेंटिकेशन, तो इस ऐप का काम होगा लॉगिन करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, साइन अप करना, साइन इन करना, बस। और मैंने इसका यूआरएल यहाँ पर डाल रखा है, और जितने भी यूआरएल्स इसमें यूज होंगे, साइन इन, साइन अप, रजिस्ट्रेशन, सब यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा और इसके व्यूज यहाँ पे मैं बनाऊंगा इस ऐप का। ठीक है, इस ऐप का काम खत्म हुआ, मैं दूसरा ऐप फिर से बनाऊंगा, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप। उस स्टेप को पहले हम उस ऐप को पहले जाके मैं प्रोजेक्ट में लिंक कर दूंगा। लिंक करने के बाद फिर से मैं प्रोजेक्ट को भूल जाऊंगा और अपने उस नए ऐप पे अपना काम सेम पहले ऐप की तरह करना शुरू कर दूंगा। इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो आप एक टेम्पलेट की डायरेक्टरी बनाएंगे। डायरेक्टरी के अंदर आप अपने HTML फाइल्स को रखते हैं। ठीक है, तो आप इस टेम्पलेट की डायरेक्टरी का पाथ आपको सेटिंग्स में जाके जेंगो को बताना होगा कि मेरी सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो इस टेम्पलेट्स नाम के डायरेक्टरी में है। तो आप इसका पाथ यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि यार तुम चाहते तो डायरेक्ट बेस डॉट HTML का रख देते। तो आप एक बात बताओ, यहाँ अगर आपके 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 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें 2000 पेजेस हैं, तो क्या आप अपने सेटिंग्स के अंदर इतने सारे लिंक रख सकते हो? नहीं ना। इतने सारे आप HTML फाइल का नाम दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इससे अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ अपने डायरेक्टरी का नाम दो, बाकी जहाँ पर जो HTML यूज़ होना होगा वो वहाँ पर अपना ऐप को खुद गेन कर लेगा। जैसे ये डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड को चाहिए था बेस डॉट HTML, उसने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे। तो सोचिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ा, बाकी जितने भी व्यूज़ होंगे, जहाँ पे भी जिस HTML का ज़रूरत होगा वो वहाँ पे उस नाम को यहाँ से
यहाँ से डाल देगा। सपोज आपने टेम्पलेट के अंदर एक और डायरेक्टरी बना दिया ऑथ, ठीक है। ऑथ के अंदर आपने एक HTML फाइल बना दिया। लेट सपोज आपने एक HTML फाइल बनाया साइनअप 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 का, ठीक है। तब अब क्या है, अगर आपको ये फाइल एक्सेस करना है तो आपको HTML तक का पाथ तो आपने जंगो को बता रखा है। अब आपको सिर्फ देना है ऑथ, ऑथ के अंदर जाके आपको लिखना है साइन अप, बस मिल गया पाथ, खत्म। इतना ही करना है अगर आपको था। और यहाँ पर मैंने बेस डॉट HTML इसलिए लिखा था क्योंकि ये मेरे बेस ये मैंने रूट पे बनाया था, ठीक है। तो जैसे आपके HTML के पास जितना भी आप नेस्टेड डायरेक्टरी बना ले उसके अंदर अपने आप HTML को रख ले, आप उसका पाथ दे दें बस, क्योंकि टेम्पलेट्स तक का पाथ आपके जंगो को पता है, उसके आगे का पाथ आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने स्टैटिक में किया था, मैंने स्टैटिक फोल्डर तक का पाथ दिया, उसके अंदर एसेट्स थे, एसेट्स के अंदर CSS था, JS था, JS के अंदर इतने सारे पाथ बचे हुए थे, वो मैंने अपने पेज पे रेस्ट पाथ जो बचा हुआ है वो मैंने पेज पे दे दिया। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पाथ थे, मोस्ट कॉमन पाथ था स्टैटिक तक का, वो मैं दे रखा हूँ। अगर मैं चाहता तो एसेट्स तक का पाथ दे सकता था, क्योंकि ये भी कॉमन है। देख सकते हैं चारों में ये सारे कॉमन है, तो मैं यहाँ तक का पाथ चाहता तो दे सकता था, पर मैंने यहाँ तक दे दिया ताकि स्टैटिक के अंदर अगर मैं चाहूँ तो एसेट्स के बाहर भी कुछ रख सकता था, जैसे मैंने CSS एक रखा है। ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही था, प्रोजेक्ट बना लिया, ऐप बना लिया, लिंक कर लिया, टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, टेम्पलेट का डायरेक्टरी बनाया, उसका पाथ दे दिया। अब बात आई स्टैटिक फाइल्स, CSS, GS, इमेजेस। अगर ये सभी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली आप स्टैटिक फोल्डर डायरेक्टरी बनाओगे, उसके अंदर आपने सारे स्टैटिक फाइल CSS, GS रख दोगे, और इस स्टैटिक का पाथ आप अपने सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपने सेटिंग्स में आप उसे ऐड कर दो। बस ये 2 लाइन आपको लिखने हैं, ये लोकल में आपके चल जाएंगे। और जब आप प्रोडक्शन पे डालोगे तो यहाँ पे आपको स्टैटिक 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 रूट सेट करना होगा। जो आप स्टैटिक रूट जो आप बनाओगे, सपोज आपने एक स्टैटिक रूट बनाया, इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। स्टैटिक रूट क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। स्टैटिक रूट जब आपके साइट प्रोडक्शन पे होगा तब इसका यूज़ होता है स्टैटिक रूट का। उस समय क्या होगा, जितने भी स्टैटिक फाइल्स के फोल्डर में जितने भी आप स्टैटिक फाइल्स हैं उसको कॉपी करके स्टैटिक रूट में स्टैटिक का डायरेक्टरी बना के उसे सब पेस्ट कर देगा, ताकि आपका वेबसाइट उसे प्रोडक्शन पे यूज़ कर सके, ठीक है। तब हम इसका यूज़ करते हैं, बाकी इसका वैसे यूज अभी जब तक आप लोकल पे हैं तब तक इसका यूज़ नहीं है। और एक चीज़, आप सेम पाथ अगर लोकल पे है तो आप नहीं देख सकते दे सकते हैं। तो अभी आप देख सकते होंगे आपका ये डिबग लोकल पे ट्रू है, तो जब ये डिबग फॉल्स होगा, इसका मतलब जब जब भी ये जो डिबग है ये हमेशा प्रोडक्शन पे फॉल्स होता है। तो इफ़ नॉट डिबग, अगर आपका इफ़ नॉट डिबग है यानी कि फॉल्स है, तब आप इसे यूज़ करें। सॉरी ये मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसको यहाँ पे यूज़ करना है। जब आपका डिबग फॉल्स हो मतलब प्रोडक्शन पे हो, तब इस लाइन का यूज़ करें। ये कंडीशन आप लगा दें, आपका देखिए यू एरर रिमूव हो जाएगा। एरर रिमूव हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। जैसे जैसे इस वीडियो को आगे बना, इसका नया सीरीज़ लाऊंगा, नए टॉपिक पे हम और डिस्कस करेंगे। तो ये सारे स्टैटिक रूट्स, स्टैटिक फाइल्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पर अभी तक जितना इस वीडियो में मैंने बताया है उसे आप समझने की कोशिश करें, और रेडमी फाइल में सारे स्टेप्स मैंने एक एक लाइन जो जो स्टेप्स मैंने किए हैं वो सारे लिखे हुए हैं, आप इसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।